कहानी की शुरुआत इटली के एक बेहद ही खूबसूरत और शांत दिखने वाले हॉलिडे रिजॉर्ट से होती है, जहां बेन और उसकी पत्नी लुइस अपनी 11 साल की बेटी एग्नेस के साथ छुट्टियां बिताने आए हुए थे। ऊपर से देखने में तो ये एक खुशहाल परिवार लगता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असल में बेन और लुइस के बीच का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। उनके बीच हर छोटी छोटी बात पर झगड़े होते थे, और इस कड़वाहट का सबसे बुरा असर उनकी मासूम बेटी एग्नेस पर पड़ रहा था। माता पिता के रोज रोज के झगड़ों की वजह से एग्नेस एंग्जाइटी यानी मानसिक तनाव का शिकार हो चुकी थी। बस इसी तनाव को दूर करने और अपने बिखरते रिश्ते को एक और मौका देने के लिए उन्होंने ये फैमिली ट्रिप प्लान की थी, ताकि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सके। लेकिन ट्रिप के दौरान एग्नेस का सबसे पसंदीदा स्टफ्ड टॉय, जिसका नाम उसने होपी रखा था, कहीं खो जाता है। होपी उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि वही उसकी घबराहट और डर को शांत करता था। खिलौना खोते ही एग्नेस बुरी तरह परेशान हो जाती है और उसकी एंग्जाइटी फिर से बढ़ने लगती है। लेकिन बेटी की ये हालत देखकर बेन को हमदर्दी होने के बजाय गुस्सा आ जाता है। वो इसे बचपना मानकर चिल्लाने लगता है कि एक मामूली से खिलौने को इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है। बेन के इस बर्ताव से एग्नेस और ज्यादा गर जाती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ये सब देखकर लुइस गुस्से में बेन पर भड़क उठती है और उसे तुरंत जाकर खिलौना ढूंढने के लिए कहती है। अब माहौल को और बिगड़ता देख बेन न चाहते हुए भी उस खिलौने को ढूंढने के लिए वापस निकल पड़ता है। वो भटकते भटकते हर उस जगह जाता है जहां उसका परिवार रुका था, लेकिन वो खिलौना उसे कहीं नहीं मिलता। हताश होकर जब बेन वापस लौटता है तो देखता है कि उसका परिवार किसी अनजान शख्स के साथ खड़ा है। ये देखकर वो तुरंत उनके पास पहुंचता है। तभी वो आदमी बड़ी गर्मजोशी और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अपना परिचय पैडी के रूप में दे पाए। इससे पहले कि बेन कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी लुइस राहत की सांस लेते हुए बताती है कि एग्नेस का खोया हुआ खिलौना पैडी को रास्ते में पड़ा मिला था और उसने ही उसे ढूंढकर उनकी बेटी को वापस लौटाया है। ये सुनकर बेन को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद पैडी अपने परिवार से भी उनका परिचय करवाता है, जिसमें उसकी पत्नी सियारा और बेटा एस्टन शामिल है। अपनी ही उम्र के लड़की को देखकर एग्नेस खुश हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एस्टन बिल्कुल चुप रहता है। तभी पेरी बताता है कि उसका बेटा बचपन से ही बोल नहीं सकता। अब इस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे लोग साथ में लंच और डिनर करने लगते हैं। फिर अगले कुछ दिनों में दोनों परिवार एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और आखिर में उनकी वैकेशन खत्म हो जाती है। तब बेन अपने परिवार के साथ वापस लंदन लौट आता है। हालांकि घर लौटने के बाद भी उनकी जिंदगी ने कुछ नहीं बदलता, क्योंकि बेन अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से पूरी तरह फट चुका था, जबकि उसका और लुइस का रिश्ता अब भी पहले की तरह ठंडा और कमजोर बना हुआ था। अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और दूरियां आ चुकी थीं, और इसी खामोशी के बीच एक दिन उनके घर पर एक पोस्ट कार्ड आता है। ये कार्ड पेरी और सियारा की तरफ से था, जिसमें उन्होंने बेन और लुइस को अपने दूर देहात में बने फार्म हाउस पर लंबा वीकेंड बिताने के लिए इनवाइट किया था। ये पढ़कर बेन को लगने लगा कि शायद उन्हें वहां जाना चाहिए। उसे उम्मीद थी कि शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर कुछ दिन बिताने से शायद उनके रिश्ते में आई दूरियां कम हो सकें। लेकिन लुइस को यह आइडिया बिल्कुल सही नहीं लगता। वो थोड़ा अजीब महसूस करती है, क्योंकि वे लोग पेरी और सियारा को ज्यादा अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। इसलिए वो इस बात के लिए मना करती है। लेकिन बेन के बार बार समझाने पर और अपनी टूटती हुई शादी को बचाने की उम्मीद में लुइस भी फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद पूरा परिवार अपना सामान पैक करता है और लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। अब एक लंबे सफर के बाद बेन का परिवार पेरी के फार्म हाउस पर पहुंचता है। ये जगह शहर से बहुत दूर एक बेहद सुनसान और शांत इलाके में था, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई पड़ोसी नहीं था। अब वहां पहुंचते ही पेरी और सियारा बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे ही लुइस घर के अंदर कदम रखती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे फार्म हाउस अंदर से काफी पुराना, अस्त-व्यस्त और दमदासा महसूस होता है। यहाँ तक कि उन्हें जो कमरा दिया जाता है, उसके बिस्तर की चादरों पर पुराने दाग लगे होते हैं, जैसे उन्हें कई दिनों से धोया ही न गया हो। लुइस इस बात से काफी असहज हो जाती है, लेकिन मेहमान होने के नाते वो कुछ नहीं कहती। इधर पेरी उनका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि उसे लगा था शायद गांव और सुनसान जगह होने की वजह से वे लोग उसका इन्विटेशन स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन बेन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे शहर की भीड़भाड़ से दूर ऐसी शांत जगह पर आना अच्छा लग रहा है। इसके बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी पेरी एक अजीब हरकत करता है। उसे अच्छी तरह पता था कि लुइस मांस नहीं खाती, क्योंकि इटली में ही उसने बताया था कि वह वेजिटेरियन है। इसके बावजूद पेरी मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसे मांस खिलाने की कोशिश करने लगता है और उस पर खाने का दबाव डालता है। पेरी का व्यवहार इतना अजीब और हावी होने वाला था कि बेन भी उस समय अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाता। अब माहौल खराब ना हो, इसलिए लुइस मजबूरी में मांस का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेती है। लेकिन जैसे ही पेरी वहां से हटता है, लुइस तुरंत वो टुकड़ा अपने मुंह से निकालकर चुपचाप फेंक देती है। फिर जब वे सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, तो लुइस बेन से आज की हुई परेशानी उसे जाहिर करती है। वह बेन से कहती है कि पेरी का इस तरह मांस खिलाना अजीब था, लेकिन बेन उसकी बातों को यह कहकर टाल देता है कि वह लोग गांव में रहते हैं और उनका रहन सहन हम शहरी लोगों से अलग है, इसलिए उसे इतनी छोटी बात को लेकर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब अगली सुबह सियारा उनके कमरे में आती है और उन्हें जल्दी तैयार होने के लिए कहती है। वो बताती है कि आज रात वे लोग माइक नाम के एक लोकल शेफ के यहाँ सी फूड डिनर पर जाने वाले हैं।
ये सुनकर सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही पेरी बताता है कि बच्चे उनके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि ये डिनर सिर्फ बड़ों के लिए रखा गया है, इसलिए दोनों बच्चे घर पर ही बेबीसिटर के साथ रुकेंगे, जिसे पेरी पहले ही बुला चुका था। ये सुनते ही लुइस परेशान हो जाती है। वो साफ कृपी ने कि वो अपनी बेटी को किसी अनजान इंसान के साथ घर पर नहीं छोड़ सकती। तब पेरी उसे समझाता है कि ये बेबीसिटर पहले भी कई बार उनके घर आ चुका है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद बेन भी लुइस को समझाने लगता है और काफी सोचने के बाद लुइस मान जाती है और फिर सभी लोग साथ में डिनर के लिए निकल पड़ते हैं। अब काफी देर की ड्राइव के बाद वे लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर बेन और लुइस को वो जगह काफी खूबसूरत लगती है क्योंकि रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे बना हुआ था। चारों तरफ शांत माहौल और लहरों की आवाज पूरे माहौल को अलग ही एहसास दे रही थी। लेकिन अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब बात महसूस होती है। पूरे रेस्टोरेंट में उनके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। तब पेरी मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने आज की रात के लिए पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ अपने लिए बुक कर लिया है। रेस्टोरेंट का माहौल बेहद डरावना और तनावपूर्ण होता है। पेरी और सियारा शराब के नशे में धुत होकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब बड़े लोग बाहर होते हैं तब फार्म हाउस पर एग्नेस और एश्टन बेबीसिटर के साथ घर के अंदर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। तभी एश्टन इशारों में एग्नेस को अपने पीछे आने को कहता है और उसे सीधे पेरी और सियारा के बेडरूम में ले जाता है। वहां जाकर एश्टन एक ड्रॉअर खोलता है जिसमें कई सारी घड़ियां रखी हुई थी। फिर वो उनमें से एक घड़ी निकालकर एग्नेस को कुछ समझाने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कोई जरूरी बात बताना चाहता, लेकिन बोल ना पाने की वजह से एग्नेस उसकी बात समझ नहीं पाती। तभी बेबीसिटर उन्हें आवाज देता है। ये सुनते ही दोनों बच्चे जल्दी से सब कुछ वहीं छोड़कर वापस उसके पास चले जाते हैं। इसके बाद बेबीसिटर उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कह देता है। इधर डिनर खत्म होने के बाद पेरी और सियारा शराब के नशे में बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और पूरा बिल बन के लिए छोड़ लेते हैं। ये बात बेन और लुइस को काफी अजीब लगती है, लेकिन वे उस समय ज्यादा ध्यान नहीं देते और बिल भरकर वहां से निकल जाते हैं। उसी दौरान फार्म हाउस में एश्टन फिर से एग्नेस को अपने शरीर पर बने कुछ पुराने निशान दिखाता है। वो इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इस बार भी एग्नेस उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाती। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। ये सुनते ही एश्टन तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद लुइस और सियारा बच्चों के कमरे में आते हैं। वे देखते हैं कि दोनों बच्चे सो चुके हैं, इसलिए वे भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन अब तक लुइस, पेरी और सियारा की अजीब हरकतों से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी क्योंकि जब से वे लोग फार्म हाउस आए थे तब से उसे हर चीज अजीब और असहज लग रही थी। इसलिए वो बेन से साफ कह देती है कि उसे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे लोग बस कुछ दिनों के लिए यहाँ हैं और कम से कम अपनी बेटी एग्नेस के लिए उन्हें थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि काफी समय बाद वो यहाँ खुश दिखाई दे रही थी। बेन की बात सुनकर लुइस मजबूरी में चुप हो जाती है और कुछ दिन और यही रुकने के लिए मान जाती है। लेकिन उस समय दोनों को ये पता नहीं होता कि उनकी सारी बातें दरवाजे के बाहर खाना पेरी सुन चुका था। कुछ देर पर चुपचाप सुनने के बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को लुइस को एग्नेस से जुड़ा एक भयानक सपना आता है जिसकी वजह से वो घबराकर नींद से जाग जाती है। बेचैनी में वो तुरंत एग्नेस के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है क्योंकि कमरे में ना एग्नेस थी और ना ही एश्टन। घबराई हुई लुइस पूरे घर में एग्नेस और एश्टन को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर पेरी और सियारा के मास्टर बेडरूम पर पड़ती है। ये देखकर वो धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कमरे के बीचों बीच बने बड़े से बिस्तर पर पेरी और सियारा सो रहे थे और उनके ठीक बीच में छोटी सी एग्नेस लेटी हुई थी। एक अनजान आदमी के बिस्तर पर अपनी 11 साल की मासूम बेटी को इस हालत में देखकर लुइस का कलेजा हुंको आ जाता है। वो बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे बिस्तर के पास जाती है, एग्नेस को उठाती है और तुरंत उसे अपने कमरे में ले आती। वहां पहुंचकर वो सारी बात बेन को बताती है और कहती है कि उन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। एग्नेस की हालत देखकर बेन भी डर जाता है और बिना बहस किए उसकी बात मान लेता है। वे लोग चुपचाप अपना सामान समेटते हैं और अंधेरी रात में बिना हेडलाइट जलाए फार्म हाउस से निकल जाते हैं। उस समय बेन और लुइस को लग रहा था कि वे इस डरावनी जगह से बच निकले हैं, लेकिन तभी पीछे की सीट से एग्नेस अचानक रोने लगती है। वो घबराकर पूछती है कि मम्मी, मेरा होपी कहाँ है। ये देखकर लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे उसके लिए नया खिलौना खरीद देंगे, लेकिन एग्नेस होपी के बिना बुरी तरह टूटने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगता है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर बेन का दिल पिघल जाता है और यहीं वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। लुइस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन कहता है कि पेरी और सियारा शायद अब तक सो चुके होंगे, वो बस 2 मिनट में जाकर खिलौना लेकर वापस आ जाएगा। इसके बाद बेन गाड़ी मोड़ लेता है और वे लोग फिर से उसी फार्म हाउस की तरफ लौटने लगते हैं। जब वे दोबारा वहां पहुंचते हैं तो बेन दबे पांव घर के अंदर जाता है, लेकिन लुइस अब तक पेरी और सियारा की असली सच्चाई समझ चुकी थी। डर और बेचैनी में वो भी उसके पीछे घर के अंदर चली जाती है। तभी अचानक पेरी और सियारा उनके सामने आ जाते हैं।
पेरी मुस्कुराते हुए उनसे पूछता है कि क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी जो तुम लोग बिना बताए यहाँ से चले गए। बेन बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लुइस खुद को रोक नहीं पाती। वो सीधे पेरी और सियारा से कहती है कि उसे अपनी बेटी को उनके साथ उसी बिस्तर पर सोता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुनते ही सियारा अचानक भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे माफी मांगने लगती है। फिर वो बताती है कि रात में एग्नेस को रोता देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। सियारा बताती है कि उनकी भी एग्नेस जैसी एक छोटी बेटी थी जिससे वे दोनों बहुत प्यार रखते थे, लेकिन एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब इसी वजह से वे एग्नेस को अपने कमरे में ले आए और अपने पास सुला लिया। सियारा की ये भावुक बातें सुनकर बेन और लुइस दोनों को अपने ही व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वे बेवजह ही पेरी और सियारा पर शक कर रहे थे। गिल्टी महसूस करते हुए वे लोग एक बार फिर यूं ही रुकने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। क्योंकि जब एक दिन पेरी शराब के नशे में धुत होकर अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी एश्टन चुपके से वहां आता है और उसकी जेब से एक कमरे की चाबी निकाल लेता है। इसके बाद जब एश्टन और एग्नेस बाहर खेल रहे होते हैं तो एश्टन उसे खेलते खेलते घर के पीछे बने एक पुराने केबिन तक ले जाता है, जहां पहुंचकर वो चोरी की हुई चाबी से ताला खोलता है और एग्नेस को एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाता है। धीरे धीरे एश्टन उसे उस अंधेरे बेसमेंट के अंदर बने एक छिपे हुए कमरे तक ले जाता है, जहां कई कीमती वस्तुएं और सामान बिखरे पड़े थे। उन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अलग अलग लोगों का सामान हो। तभी एश्टन एक फोटो एल्बम निकालता है और एग्नेस को दिखाने लगता है। एल्बम में कई फैमिली फोटोज थीं और हर फोटो में पेरी और सियारा मौजूद थे, लेकिन हर बार उनके साथ एक अलग बच्चा दिखाई दे रहा था। तभी एश्टन एग्नेस को अपनी एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिसमें उसकी जुबान सही थी और वो सामान्य बच्चों की तरह मुस्कुरा रहा था। फिर वो इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि उस तस्वीर में उसके साथ खड़े आदमी और औरत ही उसके असली माता पिता थे। इस बार एग्नेस उसकी बात समझ जाती है। उसे एहसास होता है कि एश्टन पेरी और सियारा का असली बेटा नहीं है। इसके बाद एश्टन अपने गले और मुंह की तरफ इशारा करता है। वो बताने की कोशिश करता है कि पेरी ने उसकी जुबान काट दी थी ताकि वो कभी इस सच को किसी को बता ना पाए। फिर एश्टन एल्बम में बेन, लुइस और एग्नेस वाली उनकी फैमिली फोटो दिखाता है। ये देखते ही एग्नेस के होश उड़ जाते हैं। कब वो समझ चुकी थी कि पेरी और सियारा का अगला शिकार उसकी अपनी फैमिली थी। ये सब देखकर एग्नेस डर के मारे कांपने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है और सबसे पहले वो उन सभी फोटोज और सामान की तस्वीरें अपने फोन में ले लेती है ताकि उसके पास सबूत रहे। इसके बाद दोनों जल्दी से वहां से निकलते हैं और उस केबिन को अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। तब एश्टन इशारों में एग्नेस से कहता है कि वो ये चाबी वापस रख कर आता है और तब तक उसे जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। ये कहकर एश्टन माँ से चला जाता है और चुपके से पेरी के कमरे में जाकर वो चाबी वापस उसकी जेब में रख देता है। इधर एग्नेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जब भी वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती, सियारा हमेशा उसके आसपास मौजूद रहती थी। कभी एग्नेस एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर अपनी टांग पर हल्का सा कट लगा देती है और फिर लुइस के पास जाकर ऐसा दिखाती है जैसे उसे पहली बार लेडीज प्रॉब्लम शुरू हुई हो। ये सुनते ही लुइस तुरंत उसे लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। बाथरूम के अंदर जाते ही एग्नेस कांपते हाथों से अपने फोन में ली गई सारी तस्वीरें लुइस को दिखाती है। उन फोटोज में कई अलग अलग परिवारों की तस्वीरें थीं जिनके साथ पेरी और सियारा पहले भी रह चुके थे। ये तस्वीरें देखकर लुइस का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। अब उसे भी समझ आ जाता है कि वे लोग यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए थे, बल्कि वे पेरी और सियारा के अगले शिकार बन चुके थे। लेकिन डर के बावजूद लुइस खुद को संभाल लेती है। वो तुरंत बाहर जाकर बेन को अंदर बुलाती है और उसे भी सारी तस्वीरें दिखाती है। ये सब देखकर बेन भी बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन लुइस खुद को संभालते हुए कहती है कि इस वक्त घबराने की गलती नहीं कर सकते। अगर उन्होंने जरा भी पैनिक दिखाया तो पेरी और सियारा को उन पर शक हो जाएगा, इसलिए उन्हें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। इसके बाद पूरा परिवार बाहर आता है। लुइस शांत रहने की कोशिश करते हुए पेरी और सियारा को बताती है कि एग्नेस को पहली बार लेडीज प्रॉब्लम शुरू हुई है, जिसकी वजह से वो काफी डरी हुई और इमोशनली डिस्टर्ब है। इसी कारण वे लोग तुरंत वापस घर जाना चाहते हैं। ये सुनते ही पेरी और सियारा के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं, जिससे लुइस और बेन की घबराहट और बढ़ जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पेरी और सियारा उन्हें रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं करते और आसानी से जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद बेन और लुइस जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करते हैं और बाहर निकल आते हैं। फिर तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और फार्म हाउस से निकलने लगते हैं। उस वक्त तीनों के मन में बस एक ही राहत थी कि शायद वे अब इस डरावनी जगह से बचकर निकल चुके हैं। लेकिन तभी अचानक पेरी एश्टन को पकड़कर पास के पानी में धक्का दे देता है। एश्टन को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में डूबने लगता है। ये देखकर बेन मजबूरी में गाड़ी रोक देता है और बिना कुछ सोचे तुरंत एश्टन की जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और यही वो मौका था जिसका पेरी इंतजार कर रहा था। जैसे ही बेन एश्टन को पानी से बाहर लेकर आता है, पेरी अचानक अपनी गन निकाल लेता है और सीधी बेन, लुइस और एग्नेस पर तान देता है। इसके बाद पेरी उन्हें दोबारा घर के अंदर चलने का हुक्म देता है। बेन और लुइस अपनी बेटी एग्नेस की सुरक्षा के लिए बिना कोई विरोध किए चुपचाप उसके साथ घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही पेरी दोनों के बैंक अकाउंट्स में जितने भी पैसे थे वो सब अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है। इसके बाद वो साफ तौर पर उन्हें मारने की तैयारी करने लगता है।
लेकिन तभी लुइस मौका देखकर पास वाला कट्टर उठाती है और अचानक पैडी पर जोरदार हमला कर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लुइस तेजी से सियारा के हाथ से गन छीन लेती है और दोनों को ही गन पॉइंट पर कर देती है। तभी सियारा अचानक रोने लगती है और लुइस को कहती है कि वो भी एक विक्टिम है और पैडी ने उसे जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन अब बेन और लुइस उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करते। वे दोनों जल्दी से कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करते हैं और बच्चों के साथ वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे फार्म हाउस से बाहर निकल पाते, अचानक शेफ माइक उनके सामने आ जाता है। तब उन्हें समझ आता है कि माइक असल में पैडी का साथी था। तभी माइक अपनी गन से उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। मजबूर होकर वे लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस फार्म हाउस के अंदर भाग जाते हैं। अंदर आते ही वे सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह लॉक कर देते हैं। इधर माइक उस कमरे का दरवाजा खोल देता है जहां पैडी और सियारा बंद थे, यानी अब तीनों किलर्स फिर से आजाद हो चुके थे। घबराई हुई लुइस तुरंत लैंडलाइन से अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सियारा बाहर से फोन की सारी वायर काट देती है, जिसकी वजह से उनका कॉल नहीं लग पाता। अब बेन और लुइस दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इस मौत के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। तभी लुइस की नजर घर में लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। ये देखकर वो तुरंत बेन को बताती है कि वे लोग छत के रास्ते बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बैन उसे समझाता है कि बाहर तीनों के पास गन है, यानी अगर वे छत पर गए तो वे लोग उन्हें आसानी से गोली मार सकते हैं। लेकिन लुइस उसे समझाती है कि अब उन्हें ये रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वे लोग यहाँ रहकर भी मारे जाएंगे। तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बाहर पैडी तेज आवाज में म्यूजिक चलाने लगता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद पैडी, सियारा और माइक अलग अलग रास्तों से घर के अंदर घुस आते हैं। बेन और लुइस जल्दी से एग्नेस और एस्टन को एक कबर्ड में छुपा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब तक वे सिग्नल ला दें तब तक बाहर मत निकलना। जिसके बाद बेन एक हैमर उठा लेता है, जबकि लुइस को एसिड की बोतल मिल जाती है। फिर जैसे ही पैडी अंदर आता है, लुइस तुरंत उसके चेहरे पर एसिड फेंक देती है, जिसकी वजह से वो कुछ देर तक दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर लुइस बच्चों को लेकर बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी माइक भी अंदर आ जाता है। बेन तुरंत हैमर से उस पर हमला करता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। माइक का अपने बेन पर भारी पड़ रहा था और कुछ ही पलों में बेन लगभग मरने वाला था। तभी लुइस ये देख लेती है और तुरंत हैमर उठाकर माइक के सिर पर जोरदार वार कर देती है, जिससे माइक वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद चारों घर की छत पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहीं से नीचे उतरने का रास्ता था। लेकिन तभी सियारा दम लेकर उनके सामने आ जाती है। वो उन पर गोली चलाने ही वाली थी कि पीछे छुपी हुई लुइस अचानक उस पर हमला कर देती है, जिससे सियारा का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधी छत से नीचे गिर जाती है, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस दौरान नीचे उतरने वाली सीढ़ी भी गिर जाती है, यानी अब वे लोग छत पर फंस चुके थे। अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए बेन हिम्मत करता है और अपनी जान जोखिम में डालकर छत से नीचे छलांग लगा देता है। इसके बाद वो किसी तरह नीचे पहुंचकर सीढ़ी को वापस सही करता है, जिसके बाद लुइस, इग्नेस और एस्टन भी सुरक्षित नीचे उतर आते हैं। लेकिन तभी अचानक पैडी फिर से उनके सामने आ जाता है। इस बार वो एग्नेस को गन पॉइंट पर ले लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को मार दिया, अब मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा। लेकिन इस बार एग्नेस डरती नहीं। उसके पास वही बेहोशी का इंजेक्शन था जो उसे एंग्जाइटी अटैक के समय उसके पेरेंट्स हमेशा अपने साथ रखते थे। अब मौका मिलकर ही एग्नेस वो इंजेक्शन पैडी के शरीर में घुसा देती है और कुछ ही सेकंड्स में इंजेक्शन असर दिखाने लगता है और पैडी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बेन गन उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है। फिर वो ये मौका एस्टन को देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द और जुल्म उसी ने झेले थे। अब सालों का गुस्सा और डर एस्टन के अंदर एक साथ फूट पड़ता है। वो गन नीचे फेंक देता है और जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर पैडी के सिर पर बार बार वार करने लगता है, जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। जिसके बाद बेन, लुइस, इग्नेस और एस्टन उस फार्म हाउस को हमेशा के लिए छोड़ लेते हैं और वहां से दूर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।